हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संकट के बावजूद देश को आर्थिक मजबूती देने के पीएम के प्रयास दो आयाम पर है। पहला, विदेशी पूंजी निवेश के लिए मेहमान नवाजी का भाव व दूसरा, रोज लगभग 2 बैठकें कर उद्योगों के अनेक प्रतिनिधियों से बातचीत, व्यापार व उत्पादन बढ़ाने के उपक्रम शुरू करना। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की इंडिया आइडिया शिखर बैठक में पीएम का संबोधन बेहतरीन रहा। इसमें वे सभी खूबियां थी जो अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित कर सके। भारत का मुक्त समाज, पारदर्शी सरकार, 50 करोड़ लोगों का इंटरनेट से जुड़ाव, जिनमें ज्यादा ग्रामीणों का होना, यानी 100 करोड़ लोगों तक माल बेचने के लिए सहज मार्केट, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, बीमा व कृषि में व्यापक निवेश की गुंजाइश वगैरह। मुक्त समाज व पारदर्शी सरकार से पीएम उन उद्यमियों को लुभाना चाहते थे जो कोरोना के बाद चीन के बंद समाज व सरकार के अपारदर्शी रवैये से क्षुब्ध हो अन्य देशों का रुख करना चाहते हैं। विकसित चीन अब इतना बड़ा उत्पादक भी नहीं है, न ही वहाँ कृषि में अब और विकास की गुंजाइश है। उद्योगों के तमाम क्षेत्र, खासकर आईटी व विनिर्माण है, जिनमें भारतीय युवा चीन से बेहतर है व अमेरिका को अपेक्षाकृत सस्ते में उपलब्ध हो सकते हैं। पीएम वर्चुअल मीटिंगों में अधिकारियों को वर्तमान व भावी कल्याणकारी योजनाओं के अमल को लेकर निर्देश दे रहे हैं। नासकाम में उन्होंने बेहतर डाटा प्रबंधन पर जोर देकर ग्रामीण भारत में इस सुविधा के इस्तेमाल को कहा। ये सभी प्रयास प्रशंसनीय है, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर न तो ऐसी क्षमता दिखती है, न ही भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश के प्रयास हो रहे हैं। साथ ही आपराधिक घटनाएं विश्व में देश की छवि खराब कर रही है, जिन पर तत्काल रोक जरूरी है। भले ही व्यापार सुगमता इंडेक्स पर भारत को पहले से बेहतर बताया गया हो, लेकिन राज्य अभिकरणों का रवैया विदेशी निवेशकों को डरा सकता है। पीएम को कम से कम भाजपा शासित राज्यों में सख्त संदेश देना होगा। चीनियों और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए क्रूर संघर्ष को देखते हुए कुछ ऐसी रणनीतियों पर विचार होने लगा है जिनके बारे में पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। क्या भारत को गठबंधन को लेकर अपने आदतन संकोच को छोड़ उन देशों के साथ जुड़ जाना चाहिए जो अमेरिका के नेतृत्व में चीन को रोकने के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं? अब तक इसका स्वाभाविक जवाब न रहा है। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे भारत को गठबंधन से ऐतराज रहा है और उसकी सभी रणनीतिक अंडों की एक ही टोकरी में रखने की कोई इच्छा नहीं है। भारत सैन्य हथियारों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, हालांकि वह अमेरिकी, फ्रांसीसी और इजराइल हथियारों को शामिल करने के लिए अपनी खरीदों में विविधता लाया है और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका भारत को कभी भी बहुत खास विश्वसनीय साझेदार नहीं लगा है। साथ ही चीन के साथ व्यापार 92.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और अगर बीच में कोविड-19 न आया होता तो इस साल इसके 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद थी। मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5 बार चीन जा चुके हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इतनी बार मिल चुके हैं जितना कोई भी वैश्विक नेता नहीं मिला। 8 महीने पहले ही उन्होंने 2 देशों के बीच सहयोग के नए दौर का ढिंढोरा पीटा था। इस सहयोग को विवादित 3500 किलोमीटर लंबी सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई गतिविधियों से तेज झटका लगा है। कुछ लोग जोर शोर से यह तर्क दे रहे हैं
कि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अवधारणा को अपनाना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह को बेहतर बनाना चाहिए। यह तर्क दिया जा रहा है कि चीन को रोकना जरूरी है और हम यह अकेले नहीं कर सकते। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, सब चाहते हैं कि उसकी रोकथाम ही सही तरीका है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं शी के ज्यादा हठी और सैन्य बल इस्तेमाल करने वाले चीन का फैन नहीं हूँ, जो ऐसा लगता है कि अपने शांतिपूर्ण उदय की बातों से मुकर गया है, अपने पड़ोसियों को युद्ध के माहौल से डराना चाहता है, जिनमें जापान, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और अब भारत भी शामिल है। लेकिन मुझे चीन की हठधर्मिता को रोकने की बजाय उसे नियंत्रित करते हुए उसके साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर जुड़े रहना बेहतर लग रहा है। रोकने, कंटेनमेंट और नियंत्रित, कंस्ट्रेन करने में अंतर है। रोकथाम एक ऐसी रणनीति है जिससे कोई संबंध, कार्य या बातचीत नहीं होती। यह शत्रुतापूर्ण नीति है। दूसरी तरफ नियंत्रित करने का मतलब है कुछ सीमाओं या प्रतिबंधों के साथ संबंध बनाए रखना, जो उसके व्यापार के पहलुओं को अस्थिर करे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्ण विदेश सचिव पीटर वर्गिस इसे अच्छे से समझाते हैं। कंटेनमेंट के लिए चीन को सफल होने से रोकने और कमजोर करने की जरूरत होगी, वहीं कंस्ट्रेन के लिए शक्तिशाली चीन को प्रतिबंधित करने की जरूरत होगी। चीन को नियंत्रित करने में क्वाड को सैन्य गठजोड़ में बदलना शामिल नहीं होगा। खुद को गठबंधनों में न उलझाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखकर भारत ने अब तक सही किया है, बल्कि यह बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने, चीन के पड़ोसियों के उनकी कूटनीतिक, भू राजनीतिक और सैन्य लाभ के इस्तेमाल का जरिया रहा है। क्वाड देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ सामंजस्य उस लाभ को बढ़ाने का एक तरीका है और मैं आगे की सोचते हुए समूह में इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करना चाहूँगा, जिनकी चीन की नई हठधर्मिता को लेकर समान चिंताएं हैं। वर्गिस के शब्दों में, हम सब मिलकर चीन के प्रतिरोधी व्यवहार को रोक सकते हैं और उसे ऐसे व्यवहार की कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। नई दिल्ली को नियंत्रित करने की इस रणनीति पर काम करते हुए बीजिंग के साथ सभी संवाद जारी रखने चाहिए। हमें अपना व्यापार बढ़ाना जारी रखना चाहिए, हमारी सप्लाई चेन में विविधता लाते हुए, ताकि हम ऐसे प्रवाह पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर न हो जाए कि उसे बंद न किया जा सके। हमें क्षेत्रीय और यूएन जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भी सहयोग देना जारी रखना चाहिए। हमें चीन से ISI, ब्रिक्स और G20 जैसे विभिन्न फोरम में संबंध बनाए रखने चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के बावजूद उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन हमें रणनीतिक आधारों से हटने को भी पहचानना चाहिए। यह हमारे हित में है कि हम चीन को रोके नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करें।